नमस्कार। आज हम लोग पैलिनोलॉजी के इस लेक्चर में एनपीसी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। एनपीसी क्लासिफिकेशन जो कि 3 क्राइटेरिया को लेकर के बना हुआ है, जिसमें नंबर, पोजीशन एंड करेक्टर ऑफ पॉलन अपर्चर के बेस पे ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका उपयोग जो पॉलन ग्रेन हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको क्लासिफाई करने में, या जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट टैक्सा हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जो एनपीसी क्लासिफिकेशन है वो नंबर, मतलब कि अपर्चर्स की संख्या। अपर्चर वो प्लेस होता है जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो अपर्चर्स की संख्या, उसकी पोजीशन, स्थित और उसके करेक्टर या उसके गुण के हिसाब से इस क्लासिफिकेशन को बांटा गया है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है नंबर, और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे पॉलन ग्रेन को N0 से N7 तक डिवाइड किया गया है, या N0 से N7 तक बांट दिया गया है। N8 भी है, एक दूसरा भी है, 8वां भी है। तो N0 वो डिनोट करता है इन अपर्चुरेट पॉलन ग्रेन्स को। इन अपर्चुरेट पॉलन ग्रेन्स मतलब कि ऐसे पॉलन ग्रेन जिनमें अपर्चर प्रेजेंट नहीं है। N1 मोनो अपर्चुरेट, ऐसे पॉलन ग्रेन जिसमें सिंगल अपर्चर है, चाहे वो पोर हो चाहे वो कॉल्पस हो। डाई अपर्चुरेट, 2 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राई अपर्चुरेट, 3 अपर्चर प्रेजेंट होंगे। N4 में टेट्रा अपर्चुरेट, N5 पेंटा अपर्चुरेट मतलब कि 5 अपर्चर प्रेजेंट होंगे। N6 हेक्सा अपर्चुरेट, 6 अपर्चर प्रेजेंट होंगे। N7 पॉली अपर्चुरेट, मोर देन 6 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो करेक्टर है वो पोजीशन है। पोजीशन, with regard to position parameter, the aperture may be of 3 broad category: polar aperture, equatorial aperture and global aperture। पोलर अपर्चर का मतलब होता है कि जो पोल्स हैं, जो प्रॉक्सिमल पोल होता है, डिस्टल पोल होता है, तो अगर अपर्चर पोल्स पे प्रेजेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज पोलर अपर्चर। इक्वेटोरियल अपर्चर मतलब कि इक्वेटर जो होता है, पॉलन ग्रेन का इक्वेटर होता है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी 2 एक्सिस होती है, पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस। तो अगर इक्वेटोरियल एक्सिस पे प्रेजेंट है अपर्चर तो उसको इक्वेटोरियल अपर्चर बोलते हैं। ग्लोबल अपर्चर का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन की पूरी सरफेस पे अपर्चर प्रेजेंट हो। तो अपर्चर की पोजीशन के हिसाब से भी इसको हम लोग P0 से P6 तक डिवाइड करते हैं। P0 मतलब कि पोजीशन 0 से लेकर के पोजीशन 6 तक। इन P0 द पोजीशन ऑफ अपर्चर इज नॉट क्लियर, उसको डिनोट करते हैं जिसमें कि अपर्चर की पोजीशन क्लियर नहीं हो। P1 pollen grains have aperture in proximal phase and called as catatreme। अगर प्रॉक्सिमल फेज पे, प्रॉक्सिमल फेज मतलब कि जहां से पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं, प्रॉक्सिमल फेज पे अपर्चर प्रेजेंट होता है तो उसको P1 बोलते हैं और कैटाट्रीम कहलाता है। तो इसमें हम लोग अपर्चर की जगह पे ट्रीम वर्ड यूज करते हैं। तो कैटाट्रीम, कैटाट्रीम कह रहेगा अगर अपर्चर प्रॉक्सिमल फेज पे प्रेजेंट होगा। P2 pollen grain have aperture on both poles, proximal and distal, and called as anacatatreme. P3 pollen grains have aperture in distal side and called as anatreme। तो एनाट्रीम मतलब कि डिस्टल फेस पे प्रेजेंट होगा, डिस्टल पोल पे प्रेजेंट होगा, और जो एनाकैटाट्रीम है वो दोनों के बीच कंडीशन होती है, मतलब कि दोनों पोल्स पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग एनाकैटाट्रीम कहते हैं। P4 दैट इज कॉल्ड एज जोनोट्रीम। जोनोट्रीम का मतलब होता है कि इक्वेटोरियल जोन पे अपर्चर्स प्रेजेंट होंगे, दे आर कॉल्ड एज
जोनोट्रीम। अगर वही जोनोट्रीम जो होते हैं या जो इक्वेटर पे दो रो में प्रेजेंट होंगे अपर्चर, तो उसको हम लोग डाइजोनोट्रीम बोलते हैं और उसको P5 से डिनोट किया जाता है। P5 pollen grains are like P4 but having two rows of aperture at equatorial zone and is called as digonotreem. The P6 pollen grain have apertures distributed all over the body and are called as pantotreem. तो P6 जो अपर्चर्स होते हैं पूरी बॉडी पे स्प्रेड होते हैं और उनको जो है हम लोग पैंटोट्रीम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये ग्लोबल अपर्चर की कैटेगरी है और ये दोनों जोनोट्रीम और डाइजोनोट्रीम ये इक्वेटोरियल अपर्चर की कैटेगरी है और जो कैटाट्रीम है और एनाट्रीम है ये पोलर अपर्चर की कैटेगरी है। जो तीसरा क्राइटेरिया है उसको करेक्टर के नाम से जानते हैं। करेक्टर includes two main things, shape and structure of the aperture। तो इसमें दो मुख्य चीजें हैं, एक तो शेप उसका कैसा होगा, अपर्चर का शेप कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके हिसाब से इसको हम लोग C0 से लेकर के C6 तक बांटते हैं। शेप में भी कॉल्पस पहले भी डिस्कस किया हमने, फरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर या पोर होता है, कॉलपोरेट जिसमें दोनों कॉल्पस और पोर दोनों प्रेजेंट होते हैं, पोरोरेट जिसमें पोर विद इन पोर मतलब पोर के अंदर पोर होता है या छिद्र जो सर्कुलर छिद्र होता है उसके अंदर फिर एक सर्कुलर छिद्र होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। सिंपल वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड, जैसे ये कॉल्पस है मतलब कि एक ही तरह के हैं, पोर है, इसमें सर्कुलर अपर्चर है, तो ये सिंपल की कैटेगरी में आते हैं और ये कॉर्पोरेट और पोरोरेट ये कंपाउंड अपर्चर के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्टर के हिसाब से फिर इसको हम C0 से C6 तक डिवाइड करते हैं। C0 जिसपे करेक्टर क्लियर नहीं होता है, C1 have an aperture like thin area called as leptoma. So either it will be slit like or pore like single aperture, and that will called as leptoma. The pollen grains having single leptoma are called monolept. Monolept is called catalept if aperture is present on proximal face, and analept if aperture is present on distal face. तो अगर अपर्चर लाइक थिन एरिया प्रेजेंट है जिसको लेप्टोमा बोलते हैं, तो अगर सिंगल प्रेजेंट है तो उसको मोनोलेप्ट बोलते हैं, और ये मोनोलेप्ट अगर प्रॉक्सिमल फेस पे प्रेजेंट होगा तो उसको कैटालेप्ट बोलते हैं, और अगर डिस्टल फेस पे प्रेजेंट होगा तो उसको एनालेप्ट बोलते हैं। जो ट्राइकोटोमो कॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स हैं वो C2 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। C3 कॉल्पेट को डिनोट करता है, C4 पोरेट को डिनोट करता है, C5 कॉल्पोरेट को, और C6 पोरोरेट को डिनोट करता है। अब हम इस टेबल के माध्यम से इस एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जी अर्टमैन ने 1969 में दिया था, और ये जो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड है, नंबर, पोजीशन और करेक्टर पर, और इसमें अपर्चर के स्थान पे ट्रीम शब्द का यूज किया है। जैसे यहाँ पे अट्रीम, मोनोट्रीम, कैटाट्रीम, तो ट्रीम शब्द का यूज किया गया है, अपर्चर शब्द नहीं यूज किया गया है। तो जो पहला कॉलम है वो नंबर को डिनोट करता है जिसमें 9 सब डिविजन्स हैं। दूसरा पोजीशन को 7 सब डिविजन्स है। तीसरा करेक्टर, जो तीसरा करेक्ट क्राइटेरिया है वो करेक्टर का है, इसमें भी 7 सब डिविजन्स है।
तो N0 अट्रीम, N1 मोनोट्रीम सिंगल अपर्चर है, N2 डाइट्रीम, N3 ट्राइट्रीम 3 अपर्चर है, N4 टेट्राट्रीम 4 अपर्चर, N5 पेंटाट्रीम, N6 हेक्साट्रीम, N7 मोर देन 6 अपर्चर, 6 से ज़्यादा अपर्चर प्रेजेंट होंगे, और N8 इरेगुलर अपर्चर जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो अपर्चर में, उस तरह के अपर्चर होते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से P0 जिसमें पोजीशन क्लियर ना हो कि जो अपर्चर है वो कहाँ प्रेजेंट है। P1 कैटाट्रीम, P2 एनाकैटाट्रीम, ये प्रॉक्सिमल साइड पे, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों फेस पे, एनाट्रीम डिस्टल फेस पे, जोनोट्रीम जोन्स पे, डाइजोनोट्रीम दैट इज प्रेजेंट इन 2 रोज, 2 रोज में प्रेजेंट होंगे। इक्वेटोरियल लाइन पे ये प्रेजेंट होता है एक सिंगल रो में, यहाँ पे 2 रो में। पेंटोट्रीम ऑल ओवर द सरफेस, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है उसके पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देन करेक्टर के हिसाब से C0 करेक्टर इज नॉट क्लियर, C1 मोनोलेप्ट एक ही अपर्चर प्रेजेंट है, और C2 ट्राइकोटोमोकॉल्पेट जो कैटेगरी होगी वो C2 होगी। कॉल्पेट अगर होगा दैट इज C3, पोरेट होगा अगर तो C4, कॉलपोरेट C5, पोरोरेट C6। तो इस तरह से जो तीनों क्राइटेरिया है वो एक टेबलेटेड फॉर्म में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इस डायग्राम में उसी एनपीसी क्लासिफिकेशन को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये N0 जिसमें कोई भी अपर्चर क्लियर नहीं है, N1 सिंगल अपर्चर है, N2 2 अपर्चर दिख रहे हैं, N3 3, N4, N5, N6, N7, और जिसमें क्लियर ज़्यादा है, नंबर ऑफ जो अपर्चर्स हैं वो ज़्यादा है इसमें। देन P0 यहाँ पे पोजीशन क्लियर नहीं है, P1 कैटा है प्रॉक्सिमल साइड पे, P2 प्रॉक्सिमल साइड और डिस्टल साइड, एना या P3 यहाँ पे डिस्टल साइड। जोनो एक जोन यहाँ पे प्रेजेंट है, डाई जोनो 2 लाइन में प्रेजेंट है, पेंटो ऑल ओवर द सरफेस। उसी तरह से अगर करेक्टर को देखें, ये मोनोलेप्ट, चाहे वो पोर हो चाहे वो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर हो, ये ट्राइकोमोकॉल्पेट, देन कॉल्पेट, पोरेट, कॉलपोरेट जिसमें कॉल्पस और पोर दोनों प्रेजेंट है, पोरोरेट, पोर विद इन पोर। तो इस तरह से जो एनपीसी क्लासिफिकेशन है वो जो डिफरेंट करेक्टर्स है जिसमें N नंबर, P पोजीशन और C करेक्टर को शो करता है, ये डायग्राम उसी को दर्शा रहा है। तो एनपीसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हर पॉलन ग्रेन को 3 डिजिट का एक डिजिग्नेशन दिया जाता है, दैट इज द फर्स्ट डिजिट डिनोट्स नंबर, सेकंड डिजिट डिनोट्स पोजीशन एंड थर्ड डिजिट डिनोट्स करेक्टर। तो जैसे कि एनपीसी फार्मूला के हिसाब से हिबिस्कस को जो दिया गया है 764, कॉक्सिनिया 345, तो 7 नंबर को डिनोट करता है, ये पोजीशन को डिनोट करता है, और ये करेक्टर को 6 पोजीशन को 4 करेक्टर को। उसी तरह से कॉक्सिनिया के लिए 3 नंबर, 4 पोजीशन, 5 करेक्टर। ये नंबर जो है पूरे जो पॉलन ग्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन कर देता है, अगर वो लिखा गया है तो उसके आगे डेलोनिक्स रेजिया है 3, 4, 5। तो इस तरह से जो नंबर होगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, मतलब कि ये नंबर, ये पोजीशन
और ये करेक्ट। इस तरह से जो है ये उस पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है कि इसमें जो अपर्चर है वो अपर्चर के नंबर कितने हैं, कहाँ पे पोजीशनड है वो, और कैसा करेक्टर है, वेदर दे आर कॉल्पस या पोर, कॉल्पस है या पोर हो। अभी तक हमने एनपीसी क्लासिफिकेशन को समझा। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे पॉलन ग्रेन्स के, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसको पॉलन वॉल बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलन ग्रेन का, जो कि इसके आइडेंटिफिकेशन में और इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉलन वॉल क्या होती है? पॉलन वॉल इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म ड्यूरिंग एंथेसिस एंड पॉलन मैचुरेशन इन एंथर। तो ये वॉल जो है, जब एंथर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और जब पॉलन ग्रेन उसमें बनना शुरू होते हैं, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब कि जब जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी सिंथेसिस शुरू होती है, उस दौरान मियोसिस के बाद जो वॉल फॉर्मेशन होती है, तो उसमें ये पॉलन वॉल बनके तैयार होती है। वॉल और द स्पोरोडर्म, दोनों टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, वॉल या पॉलन वॉल या स्पोरोडर्म। Pollen grains and spores is very much different from the ordinary cell wall because of the stratification. तो जो ऑर्डिनरी सेल की वॉल होती है उससे टोटली डिफरेंट करते हैं, जो प्लांट सेल होती है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है जो पॉलन वॉल होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन होता है या लेयर दर लेयर करके बनती है। एक लेयर बनेगी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और इस तरह से इसको प्रिंसिपल दो लेयर में बांटा गया है। दो प्रिंसिपल लेयर्स हैं इसकी। एक्जीन जो कि आउटर लेयर होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन होता है इसमें। और इंटीन या इनर लेयर बोलते हैं इसको, स्मूथ होती है, मेनली जो है ये सेलुलोज से बनी होती है। तो डिटेल में अगर हम लोग देखें तो पॉलन वॉल को दो पार्ट में बांटा गया है, इंटीन और एक्जीन। एक्जीन आउटर है, इसको फिर फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, सेक्सीन और नेक्सीन। सेक्सीन एक्टोसेक्सीन में और एंडोसेक्सीन में फिर से बांट दिया गया है इसको, और जो नेक्सीन है उसको नेक्सीन 1 और नेक्सीन 2 में बांटा गया है। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि जो एक्जीन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पॉलन ग्रेन का, जो कि इसको प्रोटेक्ट करने में, इसके आइडेंटिफिकेशन में, इसकी क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एक्जीन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक्जीन लेयर फर्दर कंटेन सेवरल सेकेंडरी लेयर। द आउटर लेयर ऑफ एक्जीन इज कॉल्ड सेक्सीन। सेक्सीन इज स्कल्पचर्ड विद वेरियस पैटर्न। सेक्सीन पे जो स्कल्पचरिंग होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत ही सुंदर पैटर्न बनता है, वो सेक्सीन पे बनता है। इनर एक्सीन इज कॉल्ड एज नेक्सीन एंड इज अनस्कल्पचर्ड। तो इस पर स्कल्पचरिंग नहीं होती है या ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है नेक्सीन पे। सेक्सीन को फर्दर डिवाइड करते हैं एक्टोसेक्सीन और एंडोसेक्सीन में। उसी तरह से नेक्सीन को हम लोग नेक्सीन 1 और नेक्सीन 2 में डिवाइड करते हैं। सेक्सीन इज यूजुअली मेड अप ऑफ set of radially elongated rods of different size supporting a roof-like structure called as tectum. The supporting rods are called as columella. तो अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें, ये सपोर्टिंग रॉड्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सपोर्टिंग रॉड, ये भी सपोर्टिंग रॉड की तरह है, और ये ऊपर पूरा रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको जो है टेक्टम बोलते हैं। और अगर ये रूफ लाइक स्ट्रक्चर
प्रेजेंट होता है तो उसको टेक्टेट एक्जीन बोलते हैं, कि मतलब कि जो टेक्टम है या टेजिलम है दैट इज प्रेजेंट। तो अगर टेक्टम प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज टेक्टेट एक्जीन। अगर टेक्टम नहीं प्रेजेंट है, इस तरह से इसमें गैप होगा, तो उसको पायलेट एक्जीन बोलते हैं। और ये कोलुमेला है, जो यहाँ पे अभी बता रहे थे, सपोर्टिंग रॉड्स आर कॉल्ड एज कोलुमेला। दीज आर कोलुमेला और सपोर्टिंग रॉड्स। Columella are usually simple or branched. In some pteridophyte and gymnosperm, there is a third layer covering the axene is known as perine. Example is Taxodium xylotum. Perine is either continuous or folded in various ways. So columella या तो simple होगा या उसमें branching पाई जाएगी, शाखाएं उसकी पाई जाएंगी। कुछ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एक तीसरी लेयर पाई जाती है एक्जीन और इंटीन के अलावा, जिसको पेरीन बोलते हैं। जैसे टैक्सोडियम है, साइलोटम उसके एग्जाम्पल है। कुछ में ये कंटिन्यूअस होती है, कुछ में वेरियस पैटर्न्स पे फोल्डिंग होती है उसमें। ये वॉल का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग अंदर की तरफ से देखें प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस और बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट हुआ, राइबोसोम हुआ और डिफरेंट डिफरेंट जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाहरी पार्ट को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, जो कि इसको कवर किया हुआ रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। उसके बाहर इंटीन होती है, स्मूथ लेयर, कंटिन्यूअस लेयर, इंटीन। फिर एक्जीन का पार्ट होता है नेक्सीन, जो कि नेक्सीन 1 और नेक्सीन 2 में डिवाइडेड होता है, दैट इज नेक्सीन। उसके ऊपर फुट लेयर, जो सेक्सीन की, जो सेक्सीन का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस डिपोजिशन होता है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जैसे सेल्यूलोज हुआ या जो पेक्टोसेल्यूलोजिक मटेरियल हुआ, जिसका डिपोजिशन होता है, तो पहले सबसे पहले फुट लेयर बनाती है और फिर इन्हीं से ये कॉलोमेला एराइज करते हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर एराइज करते हैं और इनका हेड आपस में फ्यूज कर जाता है। ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको कि टेक्टम बोला जाता है। ये कोलुमेला है, ये पैकुली बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर जब फ्यूज कर जाता है दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस लेयर, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टम। तो ये सारे के सारे एक्जीन के पार्ट है। सेक्सीन के पार्ट है टेक्टम और फुट लेयर। ये नेक्सीन, फुट लेयर, टेक्टम, ये सारा कुछ मिला करके एक्जीन का निर्माण करते हैं। अब अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें, तो जो एक्जीन होती है, एक्जीन इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल called as sporopollenin. Sporopollenin is much resistant to various environmental conditions. Sporopollenin is derived from carotenoids by oxidative polymerization. तो एक्जीन जो बनती है, एक्जीन का फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप के केमिकल से होता है, जिसको स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये बहुत ही रेजिस्टेंट केमिकल है, जो कि हजारों वर्ष तक इस पॉलन ग्रेन को बचा के रखता है। तभी हमको पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स आसानी से मिल जाते हैं। तो इस पे बहुत सारे केमिकल्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, एनवायरमेंटल कंडीशंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो कैरोटीनॉइड से बनती है, या कैरोटीनॉइड के ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से बनती है। पॉलीमराइजेशन मतलब कि पॉलीमर बनना, छोटे छोटे यूनिट्स को मिलकर के पॉलीमर बनना। It is mixture of biopolymers such as fatty acid, phenylpropanoids, phenolics and carotenoids. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में मिल करके इस स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करते हैं।
The chemical nature of intine is pectocellulosic in nature and is deposited by cytoplasm of pollen. Cellulose is in form of microfibril and the microfibrils are oriented in the plane parallel to the surface of pollen cell. तो इंटीन जो होती है उसका जो केमिकल नेचर होता है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज. दो कंपोनेंट्स ऑफ मिलके इस पूरे इंटीन को बनाते हैं जिसमें सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स वो सेल के पैरेलल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी पैरेलल ओरिएंटेड होते हैं और लेयर बाय लेयर ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं और सीमेंटिंग मटेरियल जो प्रोवाइड करता है दैट इज पेक्टिन. वो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है. जैसे सीमेंट ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाया जाता है उसी तरह से सेलुलोज जो माइक्रोफिब्रिल्स है उनको जोड़े रखने के लिए पेक्टिन का उपयोग होता है. इन इंटीन several proteins are embedded in form of beads, ribbons and plates. Many of them are used enzymes used for various purpose. Intine is not स्टोलिसिस रेजिस्टेंट. तो अगर स्टोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो इंटीन उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती है, ये रेजिस्टेंट होती है एक्जीन. और इंटीन में बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं बीड्स के फॉर्म में, रिबन के फॉर्म में या प्लेट नुमा, तस्तरी नुमा दाने जैसे. तो ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें से एंजाइम हो सकते हैं या अन्य तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं. दूसरा ये जो इंटीन है उसका डिपोजिशन पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म करता है, मतलब कि पॉलन सेल उसको बनाती है. और ये जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन दरअसल ये जो टैपिटल सेल्स होती हैं, टैप्टम सेल्स होती हैं, जो एंथर होता है, एंथर में टैप्टम सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इसका डिपोजिशन होता है. तो स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन बेसिकली जो टैपिटल सेल्स होती हैं वो करती हैं और जो इंटीन बनती है, इंटीन का फॉर्मेशन वो पॉलन के पॉलन सेल के अंदर से होता है.